नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी कफील खान ने कैसे खोली योगी सरकार की पोल, मोदी राज में छीने रोजगार की, जानेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को किस बीजेपी नेता ने ललकारा, मांझी के ऐलान से क्यों चढ़ा बिहार का सियासी पारा, और आखिर में बात प्रवासी मजदूरों से रेलवे की कमाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 13,000 वर्ग मीटर में बनेगा भव्य राम मंदिर। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में राम मंदिर का नक्शा सर्वसम्मति से हुआ पास। दिल्ली मेट्रो के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वीकारा केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव। अब 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो। राज्यों के बकाया जीएसटी भुगतान को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे चिट्ठी, पत्र लिखकर जीएसटी भुगतान मामले में दखल देने की मांग की। पहलवान बबीता फोगाट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने की उठाई मांग। कहा, सिर्फ महान और सम्मानित खिलाड़ियों के नाम पर ही होना चाहिए पुरस्कार का नाम। और लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 185 अंक के बढ़त के साथ 39,086 पर और निफ्टी 62 अंकों की बढ़त के साथ 11,542 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गोरखपुर मामले से सुर्खियों में आए डॉक्टर कफील खान अक्सर हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने नीतियों से लेकर सरकार की नीयत तक को कटघरे पे खड़ा कर दिया था। उनकी यही मुखालफत योगी सरकार को परेशान कर रही थी। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए और उनके खिलाफ एनएसए तक लगवा दिया गया। वो बार बार गुहार लगाते रहे कि आखिर किस अपराध की सजा उन्हें दी जा रही है, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और वो मथुरा जेल में बिना किसी अपराध के सजा काटते रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से तो यही जाहिर होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील के ऊपर लगे एनएसए को हटा दिया और जेल से रिहाई का आदेश दे दिया। लेकिन रिहा होने के बाद कफील का वो डर उनके बयान में साफ दिख रहा है। कफील ने आशंका जताई कि यूपी सरकार उन्हें किसी और मामले में फंसा सकती है। कफील का ये बयान कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। राजीव जी, सवाल यह है कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि डॉक्टर कफील खान का भाषण किसी तरह की नफरत या हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया था, बल्कि ये लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता का आह्वान था। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि डॉक्टर खान राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हुए हैं और अब फिर से वो यही आशंका जाहिर कर रहे हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? जी सृष्टि, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि डॉक्टर कफील के भाषण से किसी नफरत को बढ़ावा नहीं मिला, मगर फिर भी उन्हें एनएसए के तहत जेल भुगतनी पड़ी, जो मानवाधिकारों का और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। यहां याद दिला दूं कि डॉक्टर कफील को 10 फरवरी 2020 यानी इसी साल जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और इस दौरान अलीगढ़ जिला प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया। जबकि इस दौरान दिल्ली में कुछ भाजपा नेताओं ने बेहद भड़काऊ भाषण दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसीलिए यह दोहरा मापदंड बताता है सृष्टि कि कफील, जो डॉक्टर कफील, राजनीतिक दुर्भावना का ही शिकार हुए हैं। इससे पहले गोरखपुर मामले में भी उनकी छवि खराब की गई थी, जबकि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कथित राष्ट्रवादियों ने नहीं दिखाई। लेकिन राजीव जी, जिस तरह से एक क्वालिफाइड डॉक्टर पर कार्रवाई हुई, क्या उसमें उनके सरकार विरोधी होने के साथ अल्पसंख्यक होना भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है सृष्टि, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश की जेलों में 4,72,000 कैदी हैं, जिनमें से 70% विचाराधीन हैं और केवल 30% दोषी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा कैदी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की जेलों में ही बंद हैं। यहां कैदियों की संख्या लगभग 1 लाख है। उत्तर प्रदेश की जेलों में दलित और मुस्लिम कैदियों की संख्या भी देश में सबसे अधिक है। ये आंकड़े आज की राजनीति की हकीकत बयां करते हैं सृष्टि। अब शायद वक्त आ गया है कि जनता भी इस हकीकत को देखे और समझे, अन्यथा आखिर में नुकसान उसे ही भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर कफील एक अच्छे डॉक्टर हैं और इस महामारी के वक्त समाज को उनकी सेवाएं चाहिए, जो वो चाहते भी हैं। वो इस वक्त अपनी सेवाएं देना भी चाहते हैं और बेहतर होगा कि उन्हें राजनीतिक बदले की जगह समाज के लिए उपयोग में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। महामारी के दौर के बीच देश की जनता अच्छी खबर का इंतजार कर रही थी, लेकिन रोजगार बढ़ने की बजाय लगातार कम हो रहा है, जिससे लोगों को परेशान कर रखा है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के राज में न रोजगार है, न ही अर्थव्यवस्था में सुधार है। रोजगार मांगते मांगते थक गए, लेकिन सरकार ने हाथ को काम नहीं दिया और जब महामारी का दौर आया तो जिनके पास काम था उन्हें भी बेरोजगार कर दिया।
देश में इस वक्त आलम यही है कि हर तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। काम धंधे नहीं चलने की वजह से मालिक निकाल रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। अगस्त के आंकड़ों ने एक बार फिर से जनता को निराश किया है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोजगार के अवसर घटे हैं। इस बात का खुलासा सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दी है। ताजा डेटा से पता चलता है कि अगस्त में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35% दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने जुलाई में इससे कम 7.43% थी। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 9.83% दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.65% रहा। जुलाई में शहरी बेरोजगारी दर 9.15% थी और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.6% थी। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे अनलॉक की तरफ देश बढ़ेगा, रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन अगस्त के आंकड़े बेहतर नहीं आए हैं। इससे पहले कुल बेरोजगारी दर जून में 10.99% पर पहुंच गई थी। ये आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। न रोजगार मिल रहा है, न अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। उसमें तो ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। पहली तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ में 23.9% की गिरावट आई है। 40 साल बाद अर्थव्यवस्था इतने बुरे दौर में पहुंची है जो अच्छे संकेत नहीं है। इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि मोदी सरकार का 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा झूठा था। अच्छे दिन लाने की बात केवल झुंझुना था। जीडीपी और बेरोजगारी के आंकड़ों से तो जनता की नाराजगी भी अब सामने आ रही है। वहीं सरकार के एक नियम से विपक्ष भी खासा नाराज नजर आ रहा है। दरअसल 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सरकार ने इस बार के सत्र में प्रश्नकाल हटा दिया है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। महामारी के इस दौर में देश में सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन धीरे धीरे कामकाज पटरी पर लौट रहा है। इसी बीच 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल महामारी को देखते हुए इस बार मानसून सत्र से प्रश्नकाल को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सांसदों को 15 दिन पहले ही प्रश्नकाल के लिए अपने प्रश्न सबमिट करना आवश्यक है। सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हो रही है, तो क्या प्रश्नकाल कैंसिल हो गया है? उन्होंने कहा कि 1950 के बाद से पहली बार विपक्ष के सांसद क्या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो बैठे हैं? डेरेक ओब्रायन ने साफ शब्दों में कहा कि जब संसद के बाकी कामकाजी घंटे सामान हैं, तो फिर प्रश्नकाल को रद्द क्यों किया गया? अब इस फहरिस्त में कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया और शशि थरूर भी शामिल हो गए हैं। पीएल पुनिया ने कहा कि सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन सत्र में हमेशा प्रश्नकाल रहता है। उन्होंने कहा, अब जो व्यवस्था है उसमें कह रहे हैं कि प्रश्नकाल नहीं करेंगे। ये सभी मेंबर्स का अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करे। तो वहीं शशि थरूर ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है? गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट का ठीकरा भी सरकार ने महामारी के सिर फोड़ा है, तो अब प्रश्नकाल कैंसिल करने के पीछे भी महामारी को ही बहाना बनाया गया है। बता दें कि 14 सितंबर से शुरू होने वाला मानसून सत्र बिना किसी छुट्टी के 1 अक्टूबर तक चलेगा। अब देखना होगा विपक्ष को सरकार कैसे संतुष्ट कर पाती है। एक तरफ संसद में मानसून सत्र को लेकर विपक्षी दल सरकार से सवाल कर रहा है, तो वहीं सवाल तो अब मध्य प्रदेश बीजेपी में भी उठने लगे हैं कि क्या सिंधिया के आने से बीजेपी में फूट पड़ी है। पुराने नेता पूछ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों मिली इतनी छूट। जी हां, जब से सिंधिया को उपचुनाव की कमान सौंपी गई है, तब से बीजेपी के कई नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब बीजेपी के बड़े नेता ने महाराज की टेंशन बढ़ा रखी है। ये परेशानी चुनाव के वक्त भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के गढ़ ग्वालियर और चंबल संभाग में ही है। पुराने कई दिग्गज नेताओं के दिल अभी भी सिंधिया के लोगों से नहीं मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरे के दौरान इन दिग्गज से मिलकर साधने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक पूर्व मंत्री ने कुछ घंटे बाद ही ट्वीट कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। ऐसे में पार्टी अब उन रूठे लोगों को मनाने में जुट गई है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर में बीजेपी के कई नेता रूठ गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री जयभान सिंह पवैया सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। खुलकर बोलते नहीं, लेकिन ट्वीट कर अपने इरादे स्पष्ट कर देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी पुराने नेताओं को भूलती जा रही है। उनके इस बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि पार्टी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अगर पवैया को पास नहीं लाया गया तो जनता दूर हो जाएगी, क्योंकि वो ग्वालियर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन्हें मनाने के लिए मोर्चा संभाला है। वीडी शर्मा ने ग्वालियर
ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया से फिर मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद वी.डी. शर्मा ने जयभान सिंह पवैया की नाराजगी की बात को खारिज कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता अनूप मिश्रा का नाम भी नाराज लोगों की सूची में आता है। बीजेपी के सभी नेताओं की नाराजगी की वजह सिंधिया समर्थक हैं। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल के सभी सीटों पर बीजेपी उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए हैं। इस क्षेत्र से बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जो पहले शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ये लोग कांग्रेस उम्मीदवारों से चुनाव हार गए थे। जिन लोगों से ये लोग चुनाव हारे थे वो अब बीजेपी में है। ऐसे में सभी अपने सियासी करियर को लेकर चिंतित हैं। वहीं पार्टी इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। अगर ये नाराज रहे तो पार्टी को उपचुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव से बीजेपी खेमे में हलचल देखने को मिल रही है, तो वहीं बिहार में भी नेताओं के दल बदलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, कल तक गठबंधन के साथी रहे जीतन राम मांझी ने एक फैसला लिया है। वो एनडीए के सहारे नाव पार लगाएंगे। बिहार में जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव के करीब आते ही सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं। कोई सीटों को लेकर मुखर हो रहा है तो कोई पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन को लेकर तल्ख तेवर अपनाए हुए है। इन सब से बिहार का मूड बखूबी समझ आ रहा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने की संभावना तो थी ही, अब बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए में शामिल होगी। इसकी जानकारी पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। कल यानी 3 सितंबर को जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए में शामिल हो जाएगी। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी विकास के लिए एनडीए का साथ दे रही है, सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। बता दें कि महागठबंधन से किनारा करने के बाद पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तभी से माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी की नाव एनडीए के सहारे किनारे लगेगी। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मनमाने रवैये से नाराज होकर ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से किनारा किया है। दरअसल मांझी महागठबंधन में लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग कर रहे थे ताकि चुनाव से पहले सीट और सीएम कैंडिडेट को लेकर स्थिति साफ हो जाए, लेकिन बार बार कहने और अल्टीमेटम देने के बावजूद तेजस्वी यादव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए और अब एनडीए में शामिल होंगे। तो देखना होगा कि महागठबंधन से अलग हुए मांझी एनडीए के सहारे नाव किनारे लगा पाएंगे या नहीं। बिहार में दिन ब दिन सियासी समीकरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के तेवर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर महासचिव प्रियंका गांधी तक ने पूछा है कि फंड का पैसा कहां से आया। आज एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी पूछा कि इतना दयालु कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की मदद के नाम से केयर फंड बनाया था, लेकिन लोगों को मदद तो मिल नहीं रही, उल्टा पीएम मोदी का खजाना भरता जा रहा है। 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इन आंकड़ों के बाद विपक्ष पूछ रहा है कि किसने कितना पैसा दिया। आज भी पी चिदंबरम ने दान देने वालों के नाम जाहिर नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। पी चिदंबरम ने ट्वीट कर पूछा, दान पाने वाले के ट्रस्टी ज्ञात हैं तो ट्रस्टी दानदाताओं के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं। चिदंबरम ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और पूछा, इन दयालु दाताओं के नाम प्रकट नहीं किए जाएंगे क्यों? प्रत्येक अन्य एनजीओ या ट्रस्ट एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाले दानकर्ताओं के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य है। इस दायित्व से पीएम केयर्स फंड को छूट क्यों है? चिदंबरम ने सवाल उस आंकड़े पर उठाए हैं जिसमें सरकार की ओर से सार्वजनिक किए गए एक ऑडिट स्टेटमेंट में सामने आया है कि पीएम केयर्स फंड में केवल 5 दिन में ही 3076 करोड़ रुपए आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3076 करोड़ रुपए में से 3075.85 करोड़ रुपए स्वैच्छिक तौर पर जमा कराने से आए हैं। वहीं 39,67,000 रुपए विदेशी दान है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि पीएम केयर्स में शुरुआती राशि 2,25,000 रुपए थी और फंड को करीब 35 लाख रुपए ब्याज भी मिला है। ऑडिट स्टेटमेंट को पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। हालांकि इसमें घरेलू या विदेश दानकर्ताओं की जानकारी नहीं दी गई है। इसे ही लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पीएम केयर्स फंड को किसी भी तरह की छानबीन से बचाना चाहती है। अब जब तक मोदी सरकार फंड का फंडा नहीं समझा देती, तब तक विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहेगा और शक हेराफेरी पर भी जाता रहेगा। बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कई बार पूर्व में विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं। इससे पहले भी चिदंबरम ऐसे आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार पीएम केयर्स फंड को किसी भी तरह की छानबीन से बचाना चाहती है।
और बुलेटिन के आखिर में बात लॉकडाउन में हुई रेलवे की कमाई की। दरअसल लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी किसी को उठानी पड़ी तो वो है प्रवासी मजदूर। स्वास्थ्य संकट में फंसे ये प्रवासी मजदूर जब पैदल ही मीलों चलकर अपने गांव जाने लगे, तब जाकर सरकार ने उनकी सुध ली और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेल को यह आदेश दिया था कि वापस लौट रहे श्रमिकों से किराया ना ले, लेकिन भारतीय रेल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उल्लंघन किया है। लॉकडाउन का वो शुरुआती दौर जब सरकार ने अचानक सब कुछ बंद कर दिया था, लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया और एकाएक सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जब प्रवासी मजदूरों को काम से निकाल दिया गया, जब उनके पास न काम रहा, न वेतन और न किराए के घर, तब मजदूरों ने आत्मनिर्भर बनकर मीलों का रास्ता पैदल ही तय करने का फैसला लिया। लाखों की संख्या में मजदूर अपने घर पैदल जाने लगे, तब सरकार ने इसकी सुध ली और इन मजदूरों के लिए ट्रेनें चलवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय रेलवे को आदेश दिया कि श्रमिकों से किराया ना लें। इसके अलावा कोर्ट ने ट्रेन में खाना पानी भी मुहैया कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारतीय रेल ने मजदूरों से करोड़ों रुपए किराया वसूला। आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है कि भारतीय रेल के उत्तर मध्य जोन के प्रयागराज डिवीजन ने जून महीने में श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले 46,650 यात्रियों से करीब 2 करोड़ रुपए का किराया लिया है। इसके अलावा मई महीने में कुल 90,847 लोगों ने श्रमिक ट्रेनों से यात्रा की थी और उनसे करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए का रेल किराया वसूला गया। विभाग के अनुसार जुलाई महीने में प्रयागराज डिवीजन से कोई भी श्रमिक ट्रेनें नहीं चली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवासियों के यात्रा का जो भी किराया बनता है उसे रेलवे और राज्य सरकारें आपस में वहन करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोग ट्रेन या बस के लिए इंतजार कर रहे होंगे, इस दौरान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उन्हें भोजन मुहैया कराए, लेकिन इस कार्य के लिए रेलवे की ओर से मामूली राशि खर्च की गई है। प्रयागराज डिवीजन ने बताया कि यात्रियों को खाद्य सामग्री देने में कई महीने में कुल 31,73,000 रुपए और जून महीने में 17,04,000 रुपए खर्च हुए हैं। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचे मजदूरों में से 62% ने यात्रा के लिए 1,500 रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। बता दें कि इस बीच ट्रेन में श्रमिकों की भूख और प्यास से मौत की खबर आ रही थी, जिसकी संभावित संख्या 100 हो सकती है। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में लॉकडाउन करते वक्त गरीब मजदूर वर्ग कहीं नहीं था। सरकार ने जब भी बात की तो उच्च और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बात की। शायद इसीलिए रेलवे ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की हिमाकत की होगी। तो फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।